भारत का संविधान, इसमें क्या है कि स्टार्ट करते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 है। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया कि नए राज्य इंसर्ट करने हैं, इंडिया में लाने हैं। तो अनुच्छेद 3 में जो भी नए राज्य उनका निर्माण है या वर्तमान राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन है। अनुच्छेद 4 बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन कैसे होगा, वो अनुच्छेद 4 के अनुसार होगा, अनुच्छेद 364 के अनुसार नहीं। भाग 2 है नागरिकता। इसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच है। 5 है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 है वो पाकिस्तान से भारत को आने वाले, और अनुच्छेद 7 है वो भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता बताता है। अनुच्छेद 8 है वो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 9 है वो कह रहा है कि अगर किसी आदमी ने विदेशी नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 है वो नागरिकता के अधिकारों का ऐसे ही बना रहेंगे। और अनुच्छेद 11 है वो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि, मतलब नागरिकता से संबंधित अधिकार सारे वो संसद ही बनाएगी। फिर आता है भाग 3, मूल अधिकार। अब इसमें अनुच्छेद 12 में परिभाषा है कि राज्य क्या है, स्टेट की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में है अगर कोई मूल अधिकार है वो अगर कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देगा। फिर आते हैं मूल अधिकारों में समता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच है, 14 से 18। अनुच्छेद 14 है वो विधि की समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 है वो धर्म, मूलवन, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का विरोध करता है। अनुच्छेद 16 है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में ठीक होना चाहिए। अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों का अंत है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, वो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 19 है बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 है वो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, मतलब निवारक निरोध वाला। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दो है। अनुच्छेद 23 है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 24 है वो कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, मतलब कारखानों में 14 साल से कम के बच्चे काम नहीं करेंगे। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 है। अनुच्छेद 25 में धर्म और अंतःकरण को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, उसका आचरण प्रचार करने की भी है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में इन धार्मिक कार्यों पर जो कर लगेगा उसके बारे में है। और अनुच्छेद 28 में कि यह जो शिक्षा है संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उनके बारे में। जो सरकारी शिक्षा संस्थाएं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह अनुच्छेद 29 से 31 तक लिखा है। और अनुच्छेद 29 है वो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक 2 टाइप के होते हैं, भाषाई और धार्मिक। और अनुच्छेद 30 है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 से वो निरस्त हो गया था। फिर ये 31 के अलग अलग पार्ट ये फालतू के हैं। फिर आता है हमारा वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसमें अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। अनुच्छेद 32 में यही जो रेट वगैरह लगती है। अनुच्छेद 33 है कि जो बल है नहीं बलों का अधिक लागू होने में, मतलब जो फोर्सेज है मिलिट्री है, इसमें जो मूल अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद 34 है जब कोई चाइना लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो वहाँ पर मूल अधिकारों का क्या हाल होगा। और अनुच्छेद 35 है वो इन जो सब मूल अधिकारों को कानून कैसे बनाया जाएगा मूल अधिकारों पे, ये अनुच्छेद 35 में लिखा है। 35A एक बहुत ही अलग है, उसमें इसका कोई संबंध नहीं है। फिर आता है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। 36 में वही परिभाषा है। 37 में इसमें इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, ये सब ऐसे ही है। अनुच्छेद 38 है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
अनुच्छेद 39 है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ निधि तत्व है। और 39 क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता इम्पोर्टेंट है। और शायद 39D में वो इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 है वो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 है वो कर्मकारों के लिए मजदूरी निर्वाह। जबकि अनुच्छेद 43A यह है उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 44 ये नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये सही बात, मैं सपोर्ट करता हूँ इसको। अनुच्छेद 45 है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये 7 साल तक के बच्चों के लिए। अनुच्छेद 46 में यही कहा है कि SC ST OBC के जो हित है वो ध्यान रखे जाए। अनुच्छेद 47 हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन की बात कही गई है। अनुच्छेद 49 में कहा है कि राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक है उनका संरक्षण किया जाए। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और ये खत्म हुए। फिर आ गया भाग 4 क, इसमें मूल कर्तव्य है। ये 51A में है मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य है। और फिर है भाग 5, इसमें संघ के बारे में बताया हुआ है। ये 52 से अनुच्छेद 151 तक है, जिसमें पहली अध्याय 1 है कार्यपालिका। ये भाग 5 का मतलब भाग है। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। ये अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 73 तक है। अब अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। और अनुच्छेद 60 इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति की शपथ। और अनुच्छेद 61 इम्पोर्टेंट है, ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति का पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए इसकी बात की गई है कि राष्ट्रपति मर जाते हैं तो क्या हुआ। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति, ये इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये इम्पोर्टेंट है। जब अनुच्छेद 65 में बताया कि राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। फिर अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति पदावधि है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित की पदावधि। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69 में है और वो थी राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में थी। और अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ये उपराष्ट्रपति कैसे करेगा, यही है। और अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषयक। अनुच्छेद 72 है ये राष्ट्रपति जो सभा करते हैं उसकी है, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की। और अनुच्छेद 73 है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। फिर है मंत्री परिषद, इसमें अनुच्छेद 74 एंड 5 है। इसमें 74 इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। और अनुच्छेद 75 है ये मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ये एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76। और फिर है सरकारी कार्य का संचालन, अनुच्छेद 77 है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। फिर इसमें अध्याय 2 है संसद है वो अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 88 तक है। तो अनुच्छेद 79 है वो संसद का गठन बारे में बताता है। अनुच्छेद 80 वो राज्यसभा
के बारे में, अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा के बारे में, अनुच्छेद 82 है वो जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन वो परिसीमन आयोग होता है, वैसा ही कुछ। अनुच्छेद 83 है वो संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी, 5 साल होगी वही। अनुच्छेद 84 है संसद की सदस्यता के लिए क्या योग्यता चाहिए। और अनुच्छेद 85 है वो संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन, ये इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 86 है वो सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, ये भी ठीक है। अनुच्छेद 87 है अभिभाषण वाला 86 है, और अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। जो महान्यायवादी है वो सदन में बैठता है तो अनुच्छेद 88 के अनुसार बैठता है। फिर आता है संसद के अधिकारी, ये जो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष वगैरह ये। तो अनुच्छेद 89 में बताया कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में। अनुच्छेद 90 है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से कैसे हटाया जाएगा इसके बारे में। अनुच्छेद 91 है वो सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति, ऐसे ही है। और अनुच्छेद 92 है वो जब सभापति उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प इशाराधीन है तब वो पीठासीन नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट है। और अनुच्छेद 93 ये इम्पोर्टेंट है, ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। अनुच्छेद 94 है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 है वो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 है वो बताता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन नहीं होना, ये लोकसभा वाला है। और अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। और अनुच्छेद 98 है वो संसद का सचिवालय, ठीक है ना। फिर आता है कार्य संचालन। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो संसद सदस्य शपथ लेते हैं उसके बारे में। और अनुच्छेद 100 ये है सदनों में मतदान या फिर जो कॉरम वगैरह है उसमें गण पूर्ति होती है वो। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो केवल मतलब सुनने के लिए, इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। कानों में ईयरफोन लगाओ और सुनने के लिए ये है। अगर वीडियो पसंद आया तो बताओ, और वीडियो बना दूंगा, सारे ख़त्म करता हूँ। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।